मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अभी हम जो सिविल सी 201 का स्प्रिंग नाम का जो चैप्टर चल रहे थे यूनिट नंबर 11 का, हमने अभी तक क्या कवर कर दिया वो हल्का सा आपको मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन देखा था कि स्प्रिंग को यूज कहाँ किया जाता है। यह एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर किया जाता है और जैसे ही लोड हट जाता है तो वो रिलीज कर देती है रेजिलेंस एंड रेजिलेंस के रूप में ये स्टोर करती है। इस तरीके से हमने स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन देखा था और वहाँ पर फ्लैट स्प्रिंग या फिर उसी को लीफ स्प्रिंग या उसी को लैमिनेटेड स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, ये देखा था। तो हमने स्प्रिंग की परिभाषा देखी थी और टाइप्स ऑफ स्प्रिंग देखा था। जो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ स्प्रिंग देखा था उसमें हमने एक चीज ये देखी थी कि बेंडिंग स्प्रिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, टॉर्शन स्प्रिंग। ठीक है, बेंडिंग स्प्रिंग के बारे में हमने पूर्ण रूप से इसमें कितना डिफ्लेक्शन होता है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होती है, जो ये हमारे पास जो बैंड होती है ये लीव्स ये बेसिकली किस फॉर्म में होती है, ये बेसिकली हमारे पास किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है। इसका डिफ्लेक्शन, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मान देख लिया। इसके लिए आप ऊपर आई बटन आ रहा है, आप अगर इसमें पहला पार्ट नहीं देखा आपने तो इस लेक्चर का पहले पहला पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये दूसरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या देखना चाह रहे हैं, इस लेक्चर में हम बेसिकली दूसरी तरह की स्प्रिंग जिनको हमने क्या कहा था, टॉर्शन स्प्रिंग बोला था, उनके बारे में हम यहाँ देखना चाहते हैं। टॉर्शन स्प्रिंग होती क्या है? टॉर्शन स्प्रिंग वे स्प्रिंग होती है जिनमें मुख्य रूप से कौन सा मूवमेंट लगता है, टॉर्शन मूवमेंट लगता है। इसके अलावा इनमें शियर फोर्स भी लगता है, परंतु मेनली बेंडिंग भी होती है। इसमें ओपन हेलिकल स्प्रिंग में होती है, क्लोज में नहीं होती। ठीक है, और ये जो एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ रेजिलेंस नहीं करती, इन द फॉर्म ऑफ टॉर्शन एनर्जी करती है। अब आपको स्ट्रेन एनर्जी के जो पिछले चैप्टर्स हैं वो आने चाहिए जहां पर हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्शन कितनी स्टोर होती है वो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो हम आगे एक्सप्रेशन में आपको बता देंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। कुल मिला के टॉर्शनल स्प्रिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन कॉइल और एक होती है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में बेसिकली कौन सी है, क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग हमारे सिलेबस में डिफाइन की गई है। एक चीज और है, मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बता दिया था कि ओपन कॉइल और क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग दिखने में कैसी होती है। एक बार मैं वापस से आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। अगर भैया ये स्प्रिंग बहुत पास हो, जैसे ये रेलवे के सस्पेंशन वगैरह जो होते हैं, इनमें जो स्पिनिंग यूज होती है, इनमें देखिए जो एंगल ऑफ हेलिक्स एंगल जो होता है वो 10 डिग्री से कम होता है। एंगल ऑफ हेलिक्स 10 डिग्री से कम होता है, इस वजह से इनको क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर हैवी लोडेड वाहन जैसे रेलवे के सस्पेंशन में ज्यादातर ये यूज होती है, परंतु टू व्हीलर स्कूटर स्कूटी वगैरह के जो सस्पेंशन अगर आप होंगे, आप घर पे भी जाके चेक कर सकते हैं, तो उनमें जो स्प्रिंग लगी होगी वो कुछ इस तरीके से लगी होती है कि उसकी जो एंगल ऑफ हेलिक्स है वो ज्यादा होते हैं, 10 डिग्री से ज्यादा होते हैं। एंगल ऑफ हेलिक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास टर्न है, तो अगर एक टर्न और दो दूसरे टर्न के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, पिच। और इस टर्न में अगर मैं खोलूं, अगर इस टर्न की रेडियस कैपिटल आर दी हुई है तो एक टर्न में 2 पाई आर इतनी रेडियस आती है, तो कुल मिला के इतनी लेंथ खुलती है और उस दौरान वो कितना ऊपर जा रही है, पिच ऊपर जा रही है। तो ये 2 पाई आर और ये पिच, तो ये जो एंगल होता है इसी को एंगल ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। अगर एंगल ऑफ हेलिक्स लेस देन 10 डिग्री है तो वो हमारे पास क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कहलाती है, और यदि एंगल ऑफ हेलिक्स 10 डिग्री से ज्यादा है तो वो हमारे ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कहलाती है। एंगल ऑफ हेलिक्स निकालते कैसे हैं, इजीली मैंने आपको बता दिया, tan अल्फा बराबर क्या होता है, जो भी स्प्रिंग की पिच होती है वो बटे में 2 पाई आर, जहां पर आर जिस टर्न जो हमारे पास स्प्रिंग के जो टर्न है उनकी जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ टर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन था जो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, थोड़ा सा और क्लोजली बता दिया कहाँ यूज होती है। तो हमारा बेसिकली कोर्स में क्या है, क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है जिसके बारे में हम देखना चाहेंगे। ठीक है, क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग के बारे में देखेंगे। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, रेलवे के सस्पेंशन में यूज किया जाता है। इसमें डिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है ये मैंने आपको अभी बताया कि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स, स्टिफनेस और ये कैसे निकाली जाती है ये हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाते हैं। अब आगे हम एक बार लेक्चर पे आ जाते हैं।
तो सबसे पहले अगर बात करें, ये अपने पास लास्ट लेक्चर के नोट्स हैं जो मैंने वहाँ भी डिक्टेट किए। आप अगर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नहीं तो पीछे पिछला पिक्चर इससे ऊपर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। देखिए क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग का डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया। मान लीजिए जो ये रॉड है, अगर इस रॉड का डायामीटर d है, आप जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है आप वहाँ पर एक बार आराम से ध्यान से देखेंगे d। अगर इस d से अगर इस स्प्रिंग को खींच दूँ, मतलब इस जो रॉड है या फिर जो भी हमारे पास वायर है उसका डायामीटर कितना है d, और जिस रेडियस में इनको मोड़ कर इनके क्या बनाए गए हैं, हमारे पास इनके टर्न बनाया गया है, अगर उसकी रेडियस हम कितना मान लें, कैपिटल R मान लें, कैपिटल R मान लें, तो अगर आप इसको पूरा खींचते हो तो इस पूरी स्प्रिंग को खींचने के बाद नंबर ऑफ टर्न यदि n है तो एक टर्न में कितना होगा, 2 पाई r। एक टर्न की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r। तो n टर्न है तो n से गुना कर दूंगा, तो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग यहाँ से आपको आ जाती है, आराम से निकाल सकते हैं। वो कितनी होगी, L बराबर होती है 2 पाई r इंटू में n, जहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है स्प्रिंग में, r क्या है, मीन रेडियस है स्प्रिंग की। तो जो टर्न की रेडियस होती है उसी को स्प्रिंग रेडियस के नाम से जाना जाता है। और d क्या है, d डायमीटर ऑफ रॉड है या वायर है, जिस वायर या रॉड की मदद से हमने स्प्रिंग को बनाया है। मेरे ख्याल से जितने भी टर्म्स मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमको ये समझ आई कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 पाई r इंटू में n, 2 पाई r इंटू में n। यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो अब मैं हल्का सा इसके आपके पास एनालिसिस का एक फोटो बना देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। ये डायग्राम आपके पास बना हुआ है, परंतु ये डायग्राम अभी थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, पर मैं आपको यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास टर्न है, पी लोड है, और जो ये टर्न है उसका ये वाला सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो ये चीज़ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है बुक्स में, ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन है जिस भी रॉड की d डायामीटर रॉड की जो हमारे पास ये बनाया हुआ है। अब d डायामीटर की रॉड में अगर ये p लग रहा है और ये दूरी r है, तो जो ये रॉड का क्रॉस सेक्शन अगर हम मान लेते हैं ये है, तो इसके ऊपर दो लोड लग रहे होंगे। एक तो यहाँ पर मूवमेंट लग रहा होगा और उस मूवमेंट का मान कितना होगा, p इंटू में r। और आप ध्यान से देखें, अगर इस अक्ष और इस अक्ष को घुमाते तो ये न्यूट्रल एक्स होती है, परंतु ये इस एक्सेस के अबाउट है, जिसको पोलर एक्सेस बोल रहे हैं, पोलर एक्सेस बोल रहे हैं। इसी वजह से इनको टॉर्शन स्प्रिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें टॉर्शन मूवमेंट आता है। तो P इंटू में R, चूंकि कौन से एक्स के अबाउट, जो सेक्शन है उसकी पोलर एक्स के अबाउट इसको घुमाने का प्रयास कर रही है, इस वजह से यहाँ पर ये जो है ये टॉर्शन स्प्रिंग के नाम से आता है। साथ ही साथ जो ये P लोड है ये इस सेक्शन पर भी लगेगा और ये सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, इसलिए कौन सा लोड है, शियर। तो कुल मिला के जो हमारे पास टॉर्शन स्प्रिंग है, टॉर्शन स्प्रिंग है, जिसका हम पहला एग्जांपल पढ़ रहे हैं, कौन सी, क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग। इस पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक कौन सा, एक लग रहा है टॉर्शन मूवमेंट, टॉर्शन मूवमेंट, और दूसरा क्या लग रहा है, डायरेक्ट शियर, डायरेक्ट शियर लग रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पर ढंग से बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, शियर स्ट्रेस तो पूरा यूनिफॉर्म लगेगा। तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसका मैं A मान लूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लूँ, तो P/A ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है और इसको कैसा माना गया है, यूनिफॉर्म माना गया है। तो ये वाला तो डायरेक्ट स्ट्रेस है जो भी यूनिफॉर्म, परंतु टॉर्शन के कारण आपको पता है पोलर एक्स के एक और जो दिशा होगी वो दूसरी उल्टी दिशा में शियर होता है, एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस। तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करें इनर साइड में, तो इनर साइड में जो स्ट्रेस है τ1 वो भी प्लस है और τ2 वो भी प्लस है, यानी इनर फेस। बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इनर फेस। देखिए इनर फेस का मतलब क्या है, एक बार आप यहाँ देख लीजिए। जो हमारे पास ये स्प्रिंग है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग का ये स्प्रिंग है और यहाँ मैं देखिए हल्का सा इस डायग्राम में ये बना रहा हूँ। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ, तो इसका ये जो हिस्सा है ये तो इसका इनर फेस है, ये जो है ये तो इसका इनर फेस है, और जो ये वाला हिस्सा है ये कौन सा फेस है, आउटर फेस है। तो जो मैं इनर और आउटर फेस बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कौन सा है। इनर फेस पर डायरेक्ट शियर
और टॉर्शनल शियर की डायरेक्शन सेम है, यानी कि τ1 प्लस τ2 जुड़ेगा, जबकि आउटर फेस पर τ1 नेगेटिव है और τ2 पॉजिटिव है, यानी कि τ1 माइनस का और ये प्लस का, जिसको भी आप प्लस माने, यानी एक की दिशा दूसरे की दिशा की क्या है, विपरीत होगी। ठीक है, तो यहाँ इनर और आउटर फेस आप मेरे को अच्छे से लग रहा होगा। जो अंदर की साइड से देखेंगे तो वो इनर फेस होगा और बाहर की साइड से देखेंगे तो वो आउटर फेस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर नोट्स पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया हुआ है टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस, देखिए टॉर्शन का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अगर मैं टॉर्शन की बात करूँ, एक बार मैं टॉर्शन की बात करूँ तो जिस प्रकार से बेंडिंग फॉर्मूला होता है m/i बराबर में f/y बराबर में e/r, उसी तरीके से टॉर्शन फॉर्मूला होता है t/ip बराबर में शीयर, टॉर्शन के कारण शीयर उत्पन्न होता है, शीयर p जो भी है r मैक्सिमम, रेडियस है ये जो भी शाफ्ट है उसकी, इसके अलावा g थीटा बटे में l, जहाँ ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, L लेंथ ऑफ शाफ्ट होती है, G हमारे पास शियर मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये IP होता है। I का मान आपको पता है, अगर सर्कुलर सेक्शन है तो I का मान होता है π/64 d⁴, परंतु IP का मान जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मान कितना होगा, Ixx प्लस Iyy, Ixx ये Ixx का मान है और Iyy का मान भी यही होगा, Ixx प्लस Iyy, जिसको कौन सी थ्योरम कहते हैं, लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों के प्रमेय के अनुसार यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दोनों सेम होंगे तो ये 2 × π/64 तो ये हो जाएगा π/32 d⁴। तो ये हमारे पास IP होता है, जिसको हमारे पास पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। तो टॉर्शन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर में हमारे पास ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, जो कि ज़्यादा होता है नॉर्मल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, डबल होता है, क्योंकि Ix का मान भी वही आएगा, Iyy का मान भी वही आएगा। अगर कोई कौन सा सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, तो Ixx का मान भी वही रहेगा, Iyy का मान भी वही रहेगा। तो पोलर एक्सिस जो होती है वो जेड एक्सिस होती है, तो Ixx प्लस Iyy दोनों का जोड़ होगा, इसी को लंबवत अक्षों की प्रमेय बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोला जाता है। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम अब आगे समझ सकते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आता है तो हम आगे चैप्टर को समझ सकते हैं। इससे पहले टॉर्शन की एक खास बात और है, वो और देख लीजिए, फिर हम स्प्रिंग पर ही आएंगे। ठीक है, स्प्रिंग पर ही आएंगे। इतना अगर आपको पता है तो यहाँ से एक चीज़ और, जिस प्रकार से हमने लास्ट लेक्चर में बेंडिंग स्प्रिंग की बात करी थी, तो वहाँ एक चीज़ यूज हुई थी जेड। जेड क्या होता है, हमारे पास Iyy मैक्सिमम होता है, Iyy मैक्सिमम होता है। इसी प्रकार से जेड पी क्या होता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, IP बटे में R मैक्सिमम, जो कि कैपिटल R के बराबर होगी। वापस से कैपिटल R मतलब जो भी रॉड है या शाफ्ट है उसकी। यहाँ से देखिए ये जो टॉर्शन फॉर्मूला है, अगर इसमें मैं आपके पास बात करूँ T/IP, इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा धड़ल्ले से, एक बार समझा रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो टॉर्शन के कारण बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होते, यानी एक तरफ टेंशन एक तरफ कंप्रेशन उत्पन्न नहीं होती। क्या उत्पन्न होता है, सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, शियर उत्पन्न होता है, शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आती है भाई। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, जो बाहर से टॉर्शन मूवमेंट लग रहा है वो तो लग ही रहा है, बटे में IP बटे में R। अगर इसको आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये R भी क्या होगी, मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये रेडियल के साथ में जो शियर स्ट्रेस है वो लीनियरली, अर्थात अगर ये मैं कोई शाफ्ट या कोई रॉड या कोई भी चीज़ है उसका क्रॉस सेक्शन बनाऊँ तो यहाँ पर तो स्ट्रेस कितना होगा, शियर 0, फिर लीनियरली बढ़ेगा, ऐसे दूसरी और भी लीनियरली बढ़ेगा, यानी कि लीनियर डायग्राम आएगा। परंतु एक पोलर एक्स के नीचे एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस होगा। ठीक है, तो R मैक्सिमम, तो इसी चीज़ को अगर मैं T और IP के नीचे R मैक्सिमम को लेंगे तो इसको T/IP बोल दूंगा, R मैक्सिमम, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ZP भी बोल सकते हैं। और आपको पता होगा जब IP हम याद कर रहे हैं कितना, IP हमने अभी भी बताया कितना होगा, π/32 d⁴, तो ZP कितना होगा, IP/R मैक्सिमम, R मैक्सिमम होगा d/2,
तो ये जब आप रखोगे π/32 d की पावर 4 बटे में यहाँ रखोगे कितना d/2, तो एक d से एक d कट जाएगा, क्यूब बच जाएगा, 2 से ये 16 बार कट जाएगा, तो बचेगा कितना जो आपको याद रखना है π/16 d की पावर 3। तो ये है पोलर सेक्शन मॉडुलस। क्या होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्शन में आपको पता था, फिर भी हमने यहाँ डिस्कस किया क्योंकि हमको आनी चाहिए। टॉर्शन के कारण उत्पन्न क्या होता है जी, शियर। शियर कैसा होता है, आर के समानुपाती मतलब लीनियर। कहाँ मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम पर मैक्सिमम होगा। न्यूट्रल एक्सेस पोलर एक्सेस पर ये 0 होगा। क्या होता है जेड की π/16 d की पावर क्यूब। इसका फिजिकल मीनिंग वगैरह अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो अभी अभी आपके सामने नोट्स लिखे हुए हैं इनको एक बार आप पॉज कर लें और देन आप इसको उतारना चालू कर लें, या फिर मेरे ख्याल से आप पॉज करते हुए उतार रहे होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। इतनी थ्योरी अगर आती है तो आपको मैं क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग आराम से समझा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको ZP का यूज करना है, वो हमको समझ में आना चाहिए। दोबारा हमारे लेक्चर नोट्स पे ही आ जाते हैं। दोबारा से ये फॉर्मूला अब आपको मैंने बताया, ये जो है ये इनर साइड है और ये कौन सी साइड है, आउटर साइड है। तो यहाँ तो τ1 + τ2 दोनों जुड़ेंगे, τ1 + τ2 दोनों जुड़ेंगे और दूसरी तरफ घटेंगे। ठीक है, यानी कि एक फेज पर इनर साइड में तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा, जबकि आउटर साइड में स्ट्रेस क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, अब जिधर ज्यादा है कम आएगा उस तरफ तो देखना ही नहीं है हमको, क्यों, क्योंकि वो तो वैसे ही कम आएगा, यानी वहां फेल होने के चांसेस तो वैसे ही कम है। इसलिए हम हमेशा इनर साइड के लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि वहां पर दोनों स्ट्रेस, कौन कौन से स्ट्रेस, टॉर्शन शियर स्ट्रेस और दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा हमारे पास है कौन सा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गई, टाउ मैक्सिमम। ठीक है, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होगा, τ1 + में टाउ। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब कैसे करेंगे, अब आगे देखिए एक बार। τ1 मैंने अभी बताया। टॉर्शन शियर स्ट्रेस क्या होता है, आपको मैंने बताया था क्या होता है, टॉर्शन शियर स्ट्रेस होता है जो भी आएगा T बटे में Z। T हमको पता लग गया, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, T × R। देखिए वापस से दिखा देता हूँ आपको मैं डायग्राम, मेरे पास आराम से ये सुविधा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये देखिए ये P लोड है और ये R है। तो इस वाले सेक्शन पर, जिसको देखिए मैं रेड कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन पर टॉर्शन मूवमेंट कितना लगेगा, टॉर्शन मूवमेंट लगेगा P × में R, जहाँ R क्या है, टर्न की रेडियस, या इसी को स्प्रिंग की रेडियस भी बोला जा रहा है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आता है तो वापस से अपने नोट्सों पर आ जाते हैं, ये रहा। ठीक है, दोबारा देखिए यहाँ पर, अगर हमारे को ये समझ में आता है तो T का मतलब क्या होगा, P × में R। देखिए यही लिखा हुआ है, P × में R बटे में ZP आपको मैंने बता ही दिया, π/16 d की पावर। अब यहाँ d को हम स्मॉल d बोल दें, ज्यादा सही है। ठीक है, स्मॉल d की पावर क्यूब। ठीक है, आपको लास्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, वहां से पीछे का लेक्चर आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये तो है शियर का, तो ये वाली टर्म इन्होंने लिखी हुई है नोट्सों में, P × में R बटे में πdq/16। ये समझ में आ गया। दूसरा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता क्या है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लग रहा है, इस वजह से शियर है। टोटल लोड P/A। P का मतलब P और एरिया का मतलब, एरिया क्या आएगा, π/4 और जो भी उस रॉड की डायमीटर है π/4 d²। तो वही यहाँ है, ये P/A ये। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस चीज को कॉमन लोगे तो ये इस तरीके से आएगा। मैं हल्का सा रफ कर देता हूँ इस चीज को, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो ये जो आपके बुक के जो फोटो खींच के मैंने डाली है, इसमें आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ 4p/πd² तो ये आएगा। अब देखिए R बहुत ज्यादा है, अगर आप थोड़ा सा फोटो को मैं पीछे की तरह रिवाइंड कर लूँ, तो अगर आप हेलिकल स्प्रिंग्स में देखेंगे तो इस डायामीटर की तुलना में ये R बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। अगर ये बहुत ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो वापस से पीछे की साइड ला रहा हूँ। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा है तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, 4R/d जो है वो बहुत ज्यादा होगा 1 से, तो इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो बचेगा क्या, केवल
ये बच जाएगा 4p/πd² और 4r/d, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और 4 16pr/πd। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है और आपका मटेरियल इस तरीके का होना चाहिए स्प्रिंग का जो इस स्ट्रेस को झेल पाए। मिनिमम वाला तो झेल ही जाएगा, मिनिमम वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। दिक्कत जहाँ नहीं है वो मैक्सिमम है, वो यही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये, क्योंकि यहाँ पर जो शियर है, डायरेक्ट शियर का इफेक्ट हम नेग्लेक्ट मानते हैं, इसलिए इसको डायरेक्टली हम कौन सी स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, टॉर्शन स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। उसमें क्योंकि ये +1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, से -1 भी नेग्लेक्ट होगा, तो यही वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, इस वजह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास टॉर्शन स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है और मटेरियल को डिजाइन जो करना है वो यही करना है, क्योंकि ये तो जो है यील्ड स्ट्रेस है और यहाँ से आप डायमीटर ऑफ रॉड सेलेक्ट कर सकते हो अगर कोई लोड हमको चिलवाना है, तो यहाँ से हम आराम से इसको डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, क्योंकि जैसे हमने देखा था बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ टॉर्शन के कारण आती है, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, लगने वाला टॉर्शन इनटू में लेंथ TL, शाफ्ट की लेंथ होती है या स्प्रिंग की लेंथ है, इनटू में 2GIP, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है जिसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी वाले चैप्टर्स में ये दिखाया गया होता है। अब टॉर्शन का मान आपको पता ही है P/R, तो P² कैपिटल R², लेंथ आपको पता ही लगा दिया मैंने 2πr इनटू में नंबर ऑफ टर्न एंड 2G तो G है और ये मान क्या होगा π/4 स्मॉल d की पावर 4 बटे में 32 64 नहीं होगा, आपको पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद भी रख सकते हो या फिर इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो 32 ऊपर आ गया, 32 P² R² एंड T² R³, एक R ये रहा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा G और ये D की पावर। तो ये हमारे पास इतनी स्ट्रेन एनर्जी है जो स्टोर हो। एक और है कास्टिग्लियानो-फर्स्ट थ्योरम से आपको पता है, यदि हमारे पास क्या है स्ट्रेन एनर्जी पता है तो उस डायरेक्शन में जो लोड है डिफ्लेक्शन निकालना हो स्प्रिंग का, तो उस स्ट्रेन एनर्जी का अवकल कर दो T के सापेक्ष का, तो किसका अवकलन, इसका 32 P² R³ N का अवकलन अगर मैं किसके सापेक्ष करूँ, T के सापेक्ष करूँ, तो यहाँ क्या आएगा 2 बाहर आके ये हो जाएगा 64, तो 32 से ये 2 गुना हो जाएगा 64, T² का P ही रह जाएगा, बाकी ये 2 3 रहेगा, तो ये डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैसे आया वो आपको पता लग गया। स्ट्रेन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद जो टर्म है वो आपको मैंने दिखाई दी, ठीक है। इसके अलावा स्टिफनेस आपको पता ही है, स्टिफनेस क्या होती है, लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट। अगर डिफ्लेक्शन का मान 1 कर दो तो स्टिफनेस क्या होती है, लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, वापस से यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है, यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इकाई डिफ्लेक्शन उत्पन्न करने के लिए जितना लोड लगाने की जरूरत होती है उसी को स्प्रिंग की क्या बोला जाता है, स्टिफनेस बोला जाता है। और स्प्रिंग की स्टिफनेस उसका डिजाइन पैरामीटर है, अगर स्टिफनेस ज़्यादा है, अगर ये स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा, कम दबेगी, अगर स्टिफनेस कम है तो वो ज़्यादा दबेगी। ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो यहाँ से स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होगा, P/डेल्टा, और डेल्टा हम अभी निकाल के आ चुके हैं 64 PR³ NG D की पावर 4, तो यहाँ से P जब रखता हूँ P और यहाँ पर रखता हूँ 64 PR³ ND की पावर 4 G D की पावर 4, तो ये आ जाता है G D की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 64 T से P कट गया, R की पावर 3 N। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है जो आपके सिलेबस में रखी हुई थी चीज़ें, ये क्या क्या है, मैं एक बार आपका सिलेबस दिखा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार आप इस चीज़ को उतार लीजिए, इस चीज़ को आप उतार लीजिए जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्या क्या उतारना है आपको, पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्या क्या उतारना है, एक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है, दूसरा डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग कास्टिग्लियानोस थ्योरम के अनुसार, तीसरा स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद भी होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे वैसे अगर एक्सप्रेशन के रूप में पूछे तो भी आप इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार,
दोबारा से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपको, हाँ मैं आपको सिलेबस दिखा रहा था आपका कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये देख लिया कि एप्लीकेशन क्या होती है रेलवे सस्पेंशन में, डिफ्लेक्शन हमने निकालना सीख लिया, एंगल ऑफ ट्विस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, नंबर ऑफ ऑयल, स्टिफनेस अंडर एक्शन लोड एंड ऑयल, क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो इस प्रकार से हम ये जो कह सकते हैं यूनिट नंबर 11 आपकी कंप्लीट मानता हूँ मैं। यहाँ पर आपसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं संजय बोल रहा हूँ, संजय मीणा फ्रॉम GPC करौली, और यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने थिन सिलेंडर देख ही दिया था, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक और बचता है जो अगले चैप्टर्स में हम कंप्लीट करा देंगे। अगली यूनिट जो बच रही है, लास्ट यूनिट, वो हमारी कौन सी बच रही है, कंबाइंड स्ट्रेस और बेंडिंग, कंबाइंड डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंशन कंप्रेशन, और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।